स्टूडेंट्स, तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था गोलीय कोश के कारण ई वेक्टर की गणना, ठीक है ना। तो उस टॉपिक के अंदर जो हमने देखा था उसमें क्या कहा था कि हम विभिन्न स्थितियों पर ई वेक्टर की गणना कर सकते हैं। वो विभिन्न स्थितियां क्या क्या थी? एक तो गोले के बाहर था, एक गोले की सतह पर था और एक गोले के अंदर था। हाँ, गोले के अंदर हम 2 पॉइंट बेसिकली कंसीडर करते हैं, एक तो केंद्र पे करते हैं और एक केंद्र से थोड़ा सा ऊपर, बट वो पॉइंट का होना चाहिए गोले के अंदर कहीं भी हो सकता है। आर्बिट्रेरी रूप से हम उस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स में जो आपको बात ध्यान देने की वो ये है कि जिस बिंदु P पर हमें ई वेक्टर की गणना करनी होती है, सर्वप्रथम वहां पर हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। और ये जो हम गाउसियन पृष्ठ लेते हैं ना, उस गाउसियन पृष्ठ की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो वेरिएबल होती है। उसको हम स्मॉल r लिखते हैं। जैसे कि हमने बाहर लिया था तो उसको स्मॉल r लिखा था, ठीक है। जब सतह पर लिया था तो वही स्मॉल r आपका क्या बन गया था? कैपिटल R बन गया था। और जब उसको अंदर लिया था तो हमने केवल अलग तरीके से डिनोट करने के लिए उसको r डैश लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग स्थितियों पर हम इसकी गणना करते हैं। इसके लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ चूज करते हैं और उस गाउसियन पृष्ठ को चूज करने के बाद ये देखते हैं कि वहां से निकलने वाला ई वेक्टर, मतलब उस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला क्या? ई वेक्टर, और उस गाउसियन पृष्ठ का ए वेक्टर, क्या दोनों 0 डिग्री पे या 90 डिग्री पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? यदि वो 0 डिग्री और 90 डिग्री पर एग्जिस्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे द्वारा चुनी गई जो गाउसियन सरफेस है, गाउसियन सतह है, वो एकदम ठीक है, ठीक है। उसके हिसाब से हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं और लास्ट में आंसर लिखते हैं। ठीक वही काम हमें यहाँ करना है, ठीक है। अब की बात ध्यान से सुनना, गोला वही है, चालक है ना, ठोस या खोखला हो सकता है, वो हमें नहीं पता कि आपका गोला है वो ठोस है या खोखला है। दोनों के लिए रिजल्ट एक ही आएगा और एक्चुअली हम बोले तो रिजल्ट उसी के बराबर होगा जो हमने गोलीय कोश में निकाला था। किसमें निकाला था? गोलीय कोश में। इस रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। इस रिजल्ट में कोई चेंज क्यों नहीं होगा? ध्यान से सुनो, चाहे आप गोलीय कोश लो, चाहे आप ठोस गोला लो चालक का, इसका चालक का, या फिर खोखला गोला लो चालक का। अब तीनों को आप आवेश देके देखो। मान लो मेरे पास 3 गोले हैं, एक तो गोलीय कोश है, ठीक है, एक तो क्या है? गोलीय कोश, एक चालक ठोस गोला है और एक चालक खोखला गोला है। मैंने तीनों को क्या दिया? आवेश दिया। तो आवेश देने पर हमने क्या देखा कि तीनों का आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यही तो बात हुई ना, तीनों का आवेश कहाँ चला गया? उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो गया। अब जब आवेश समान रूप से वितरित हो गया तो डेरिवेशन में अंतर कहां से आएगा? वो डेरिवेशन में कोई अंतर यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसका डेरिवेशन ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से इसका डेरिवेशन ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने गोलीय कोश का किया था। इसका मतलब क्या हुआ? हम वही 3 स्थितियां याद कर लीजिए। जब पहली स्थिति, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। पहली स्थिति क्या हो गई? जब बिंदु P कहां स्थित हो? गोले के बाहर स्थित हो। अब देखो बिंदु P लिया, ठीक है, ये गोला लिया हमने, ठीक है, इसमें हमने बोल दिया कि चालक गोला है, ठोस है। इसको जो भी आवेश दिया वो आवेश कहां आ गया? इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो गया। कुछ इस तरीके से दिख गया आपको? सतह पर समान रूप से आवेश का वितरण किस तरीके से हुआ? इस तरीके से हुआ। माना इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है, ठीक है। अब इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें क्या करनी है? ई वेक्टर की गणना करनी है। जिस भी बिंदु पर हमें ई वेक्टर की गणना करनी होती है वहां से हम क्या सेलेक्ट करते हैं? गाउसियन पृष्ठ सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं? गाउसियन पृष्ठ। और वहां पर एक क्या रख देते हैं? परीक्षण आवेश, क्योंकि हमें वहां क्या निकालना है? ई वेक्टर। तो क्या देखा? ई वेक्टर की दिशा और ए वेक्टर की दिशा। हर जगह से कहीं से भी ले लो आप, ई वेक्टर की दिशा और ए वेक्टर की दिशा दोनों क्या आएंगी? ई वेक्टर की दिशा और ए वेक्टर की दिशा दोनों क्या आएंगी? एक जैसी आएंगी। इसलिए इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है। इसका मतलब साफ साफ क्या है? हम इसके डेफिनेशन से एक टर्म्स लिखेंगे और एक गाउस लॉ से एक टर्म्स लिखेंगे। डेफिनेशन से क्या लिखेंगे भाई? इधर देखो, फाई टी, टोटल फाई कितना हो जाएगा? फाई टी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई डी ए
cos थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल तो 0 है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो ये हो गया E डॉट dA। अब dA क्या है आपका, इंटीग्रेशन करेंगे तो A। अब A क्या है, गोला, गोले का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई। अब कंफ्यूजन ये स्मॉल r लगाएं या कैपिटल R लगाएं, तो बच्चों इसमें कंफ्यूजन की कोई बात है ही नहीं है। हमने गोला जो लिया है वही तो r लेंगे, तो हमने गोला कौन सा लिया है, बड़ा वाला लिया है, तो इसका r क्या हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, विदाउट नहीं ना। अब क्या करेंगे, वापस से ये निकल गया फ्लक्स से, मतलब गाउस लॉ से। गाउस लॉ से क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो मैंने इसको चार्ज कितना दिया है, q दिया है। इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा बताओ, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉरी e और आ जाए, इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e है यार, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये तो किसके टर्म्स में आंसर आया हमारा, q के टर्म्स में। मान लो हमें इसे सिग्मा के टर्म्स में कंपैरिजन करना है, सिग्मा के टर्म्स में डिफाइन करना है, तो सिग्मा क्या होता है, देखो यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे छोटी सी गलती कर देते हैं, ए किसका लेना है, हमने चार्ज किसको दिया है, चार्ज गाउसियन सरफेस को दिया है क्या, नहीं ना, हमने चार्ज दिया इस गोले को, किसको दिया है, इस गोले को, तो एरिया यहाँ पर किसका आएगा, इस गोले का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जब सिग्मा निकालेंगे तो सिग्मा की वैल्यू में ध्यान रखना है कि ये ए की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 4 पाई r स्क्वायर होगी, क्या होगी 4 पाई स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रखेंगे हम, तो कितना आ जाएगा k सिग्मा a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर, तो k की वैल्यू कर दे 1/4 पाई स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई ने 4 पाई को कैंसिल कर दिया और हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल के आया यहाँ से सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, दैट इज आवर रिजल्ट, ठीक है। बस हमें यही तो प्रूफ करना था, या फिर इसका रिजल्ट ये है ऐसा बोल देंगे, लेकिन हमें अपनी केवल एक स्थिति पे निकाला है। कौन सी स्थिति पे निकाला है, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। आपसे कह दिया जाए कि बताओ भाई जब बिंदु P गोले की सतह पर हो तो क्या होगा, जब बिंदु P कहाँ हो, गोले की सतह पर, जब बिंदु P कहाँ हो, गोले की सतह पर। अब आप क्या करोगे, तो आपको कहना क्या है, आपको इस बिंदु P को सतह का कहाँ लेके आना है, इस सतह पर लेकर आना है। जैसे ही आप इसको इस सतह पर लेके आओगे तो बताओ गाउसियन सरफेस कहाँ बनाओगे, आप कहोगे कि हमें गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी यहीं पर, है ना, ये आपकी यही, ये जो आपका स्फीयर है ना, ये आपकी क्या हो गई इस समय पर गाउसियन सरफेस हो गई। अब जब ये गाउसियन सरफेस हो गई, ठीक है, तो ठीक है आपका थीटा तो वही निकलेगा 0 डिग्री, ई वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू तो वही निकलेगी, बट अब की बार आपका ए वेक्टर है ना वो चेंज हो जाएगा, ये स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगा, आपका कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जहां भी आपने स्मॉल r लिखा ना वहां आप क्या लिख दो, सब जगह पे कैपिटल R स्क्वायर लिख दो। और जैसे आप कैपिटल R स्क्वायर हर जगह पे लिखते हो तो आप क्या देख रहे हो, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया और ये आंसर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो यही तो प्रूफ करता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या प्रूफ करता है कि सतह पर ई वेक्टर आप कहीं भी निकालो सतह पर, तो आंसर क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आना। जैसे कि हमने सतह कौन सी ली थी, सरफेस की थी, चादर ली थी, याद है से मेटेलिक प्लेट जिसे बोला था हमने। यहाँ पर भी तो ई वेक्टर की वैल्यू वही निकली हमारी, क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे यहाँ भी क्या निकलेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगी। क्लियर एकदम से। अब हम बात करते हैं इस बिंदु P को अंदर ले जाएं। अब की बार कहाँ ले गए, इस बिंदु P को उठा के हम अंदर ले गए। मान लो मैं यहाँ ले गया,
और इसको मैंने बोल दिया r डैश, अब की बार चेंज कर दिया ना r डैश। अब हमारा गाउसियन सरफेस क्या हो गया, अब गाउसियन सरफेस ये हो गया, तो चेंज क्या आया, ये r क्या बन गया हमारा, r डैश स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे जहां भी हमने r लिखा था वहां क्या लिखना पड़ेगा, हमें r डैश स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, r डैश स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या लिखना पड़ेगा, हमें r डैश स्क्वायर लिखना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करा तो क्या देखा कि अंदर की तरफ तो क्यू कितना है हमारा, जीरो है, अंदर की तरफ क्यू कितना है, जीरो, इसलिए ई वेक्टर की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ है, एक रिलेशन बताते हैं, है ना, उस ग्राफ को आपको ध्यान रखना है, वो है ये ग्राफ आपसे जनरली डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में आपसे पूछा जाए कि भाई तीनों की स्थितियों को, है ना, तीन बिंदु बनाए ना हमने, केंद्र से मतलब सॉरी गोले के अंदर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के बाद, इन तीनों बिंदुओं को आप ई और आर के बीच ग्राफ खींचकर प्रूफ करो। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे जहां पे ये तो होगा आर, ठीक है, और ये होगा ई वेक्टर, ठीक है। अब वही ग्राफ बनाने का तरीका क्या, इसको मैंने केंद्र मान लिया, है ना, ये हो गया सतह वाला बिंदु और ये सतह के बाहर वाला बिंदु। हम बोल रहे हैं कि केंद्र के अंदर तो बोल रहे डिस्टेंस कितनी ली थी हमने, r डैश ली थी, केंद्र के अंदर डिस्टेंस, ओ सॉरी गोले के अंदर डिस्टेंस कितनी ली थी, r डैश, गोले पर क्या बोला था, कैपिटल R, और यहां बोला था ये है स्मॉल r, ठीक है। और अब देखो ध्यान से, अब बताओ गोले के अंदर, गोले के अंदर वैल्यू कितनी, जीरो, तो हमने इसको ऐसे बना दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, जीरो, सॉरी 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 वेरी सॉरी। गोले के अंदर ई वेक्टर का मान कितना है, जीरो, तो देखो ये वैल्यू है ई वेक्टर की, जीरो, ठीक है। अब गोले की सतह पर ऐसे और सतह के बाहर ऐसे, तो ये तो हो गया E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, और ये जो पोजीशन आपको दिख रही है ना, ये वाली पोजीशन, ये सतह पर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E बराबर k q अपॉन r स्क्वायर। तो ये एक कर्व ड्रॉ हुआ है, इसमें ध्यान रखना है कि ये कर्व कभी मिलता नहीं है। यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान सुनो, आपके पास यदि कभी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, xy is equal to v, where v is constant, where v is constant, then we can say x is proportional to 1 upon y, या फिर y is proportional to 1 upon x, ठीक है। ये हमें जो ग्राफ देता है ना, ये इक्वेशन है ना, इसको बोलते हैं हम हाई पैराबोलिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, हाई पैराबोलिक इक्वेशन। और इस हाई पैराबोलिक इक्वेशन का जो कर्व ड्रॉ होता है ना, वो इस तरीके से, आप करके देखो आराम से, ऐसे कर्व बनेगा इसका, ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। अब जितनी टर्म्स इसमें बढ़ती जाती है ना, उतना ही ये कर्व क्या होता जाता है अंदर की तरफ, इसका स्लोप उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, ऐसे, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r का कर्व है ना, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, हाई पैराबोलिक की तरह जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि xy इज इक्वल टू कांस्टेंट हमें एक इक्वेशन देता है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, हाई पैराबोलिक इक्वेशन या हाइपरबोलिक इक्वेशन भी इसको लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है आपकी, उसका जो कर्व ड्रॉ होता है ना, वो कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। आप वैल्यू रख के देख लो, एक x की वैल्यू एक रखेंगे तो y कितना आएगा, इस तरीके से आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आपका ड्रॉ हो जाएगा। अब ये जो कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस कर्व से हमें पता लग रहा है कि जब ये कर्व दिखे ना, तो आपको क्या बताना है कि तो 1 अपॉन x का 1 अपॉन x स्क्वायर का कुछ इस तरीके से कर्व इसमें बनेगा। जितना ज्यादा हम स्लोप लेंगे, कर्व उस तरीके से स्मूथ होता जाएगा और इसकी स्क्वायर यहाँ पर उसी टर्म्स में बढ़ती हुई चली जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। तो फाइनली इस टॉपिक में हमने क्या देखा, इस टॉपिक में हमने देखा कि हमने जो गोला लिया है, हमने जो गोला लिया है, अब की बार क्या लिया, चालक गोला लिया, और चालक गोले के दोनों पार्ट ले लिए, एक तो ठोस भी ले लिया, एक खोखला भी ले लिया। तो हमने क्या देखा कि इसका रिजल्ट तो ठीक उसी तरीके से आया जिस तरीके से गोलीय कोष का आया था। रीजन क्या था इसका, रीजन आपके सामने है, बताओ। तीनों को ही हम चार्ज देते हैं, जब तीनों को ही चार्ज देते हैं, ठीक है, तो तीनों को दिया गया चार्ज कहाँ चल जाता है, उसकी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिंपल बात है ना, उसकी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जब चार्ज उसकी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अरे भाई जब चार्ज उसकी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये आयतनिक आवेश वितरण नहीं है, ये कैसा वितरण है, पृष्ठीय आवेश वितरण है। इसलिए हम यहाँ पर रो को काम में
नहीं लेंगे। देखो गोला आयतनिक स्ट्रक्चर है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रक्चर है, स्फीयर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रक्चर है, परंतु इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, सरफेशियल स्ट्रक्चर की तरह हो रहा है। इस बात को दिमाग में सेट करो, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा एक गोला बाकी है जिसमें आयतनिक डिस्ट्रीब्यूशन ही होना है। वो गोला कौन सा है देखो। अब की बार हम बात कर रहे हैं किसकी, एक स्पेशल गोले की। वो स्पेशल गोला कैसा है, एक तो अचालक है, कैसा है, इंसुलेटिंग अचालक, और दूसरा ठोस है। अचालक ठोस गोले के कारण, अचालक ठोस गोले के कारण विभिन्न स्थितियों पर, विभिन्न स्थितियों पर, स्थितियों पर ई वेक्टर की गणना। एक ये टॉपिक और है आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मान लो इसमें से क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, तो इसके आने के चांसेस 90% रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ थोड़ा सा नया मिलेगा। वो तो सारा काम करना है जो हमने अभी तक किया है, इसके अलावा इसमें थोड़ा सा एक नया काम आपको करना पड़ेगा, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर सोचता है कि भाई नंबर तो वही देने हैं, इसको कुछ नई चीज और पूछने, इसमें पुरानी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी और कुछ नई चीज को याद है ये पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। इतना कंसंट्रेट रिजल्ट नहीं है, वैसा का वैसा ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझना है बस आपको कि डिफरेंस क्यों आया और इस डिफरेंस से आंसर पे क्या इफेक्ट आया, दो चीज समझनी है आपको, ठीक है। तो हमने अब की बार क्या लिया, एक ठोस अचालक गोला लिया, ऐसे क्या ले लिया अब की बार मैंने, ठोस कुचालक या अचालक गोला ले लिया। ठोस है ना, इसलिए मैंने इसको भर दिया ऐसे, ये है ना, ये इसका सेंटर O और ये इसकी रेडियस वही कैपिटल R, कोई चेक नहीं किया, ठीक है। और अब क्या कहा, इस ठोस गोले को मैंने क्या दिया, आवेश दिया, इसको मैंने चार्ज दिया। तो अब सोचो जब हम इसको चार्ज देंगे तो क्या होगा, सोचो हम इसको चार्ज दे रहे हैं तो क्या चार्ज इसकी सतह पर रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये तो कुचालक है ना, कुचालक में तो जहां आवेश देते वहीं रहेगा। तो हमने इसको पूरे गोले को आवेश दिया, पूरे गोले को आवेश दिया, इसका मतलब क्या है कि इसका जो चार्ज है ना वो संपूर्ण गोले में, संपूर्ण गोले में बस ये पॉइंट, ये लाइन जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना वही इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण गोले में ये लो, संपूर्ण गोले में समान रूप से वितरित हो जाएगा। जबकि अभी तक उन पहले वाले गोलों में क्या हो रहा था कि जो भी चार्ज दे रहे थे वो सतह पे आ रहा था, है ना, और यहाँ क्या हो रहा है कि जो चार्ज दे रहे हैं जहां दे रहे वहीं रुक रहा है। तो हमने क्या पूरा चार्ज किया है, वो देखो पूरा चार्ज किया तो अंदर का चार्ज तो अंदर रह गया, बाहर का चार्ज बाहर आ गया, मतलब जैसे जैसे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया उसी तरीके से इसको चार्ज मिल गया, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में सोचो कि जैसे हमने इसको क्यू आवेश दिया, ठीक है, तो इस क्यू आवेश के देने से, इस क्यू आवेश के, मान लो मैंने आवेश कितना दिया, इसको क्यू आवेश दिया, इस क्यू आवेश को जब हमने अचालक गोले को दिया तो ये पूरा का पूरा आवेश इसके अंदर स्थित है। इसके अंदर स्थित है मतलब क्या हुआ कि जहां हमने आवेश दिया वहीं पर वहां की वहीं आपका आवेश रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम तीन स्थितियों में या फिर चार स्थितियों में क्या करेंगे, ई वेक्टर की गणना करेंगे। तो पहली स्थिति है जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है ना, माना कि r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर आपका गोला स्थित है, मतलब सॉरी एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें ई वेक्टर की गणना करनी है। तो हमने क्या रख दिया, एक परीक्षण आवेश रख दिया और दूसरा काम क्या करा, क्या बनाया बताओ, एक गाउसियन सरफेस बनाया। क्या बनाया हमने, एक गाउसियन सरफेस। बात समझ में आ रही है ना आपको अच्छे से, ये हमने क्या बना लिया, गाउसियन सरफेस, ठीक है। कहां बनाया गाउसियन सरफेस, इस बिंदु P से, क्योंकि तो हमारा एक तरीके से ऐसे ही बनाते हैं, अभी तक हमारा प्रोसेस यही है, क्या बिंदु P लो, बिंदु P पर Q नॉट रखो और वहां पे क्या बना दो, एक गाउसियन सरफेस बना दो। अब इस गाउसियन सरफेस से देखो भाई कि ई वेक्टर और ए वेक्टर जा कैसे रहा है, तो आपको पता लगा कि भाई ई वेक्टर भी ऐसे है और ए वेक्टर भी ऐसे ही। सर यहाँ तक तो कोई नई बात नहीं है, अभी तक हमने वही तो किया है, ठीक है, अभी तक वही किया, तो अभी तक तो करते हैं, आगे देखेंगे क्या करना है इसमें। यहाँ तक की बात समझ में, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि हमें निकालना है क्या, ई वेक्टर। तो सबसे पहले लिखा हमने
फर्स्ट स्थिति है ना, फर्स्ट स्थिति क्या, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा से बताओ फाई ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है ना, फाई ऑफ टी तो नहीं, फाई लिखेंगे, क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डीए cos थीटा। यहाँ पे आपको पता है ई तो ए हो गया, ई तो ई हो गया, ए हो गया, और cos थीटा कितना हो गया, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री मतलब थीटा मतलब क्या भाई, 0 डिग्री। समझ आ रहा है ना, थीटा 0 डिग्री कैसे हुआ, ठीक है ना, 0 डिग्री हो गया, ये 1 हो गया, तो ये लिख दिया मैंने ई डॉट ए, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसान है। अच्छा मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, ई की जगह तो ई, ए की जगह पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही तो किया ना। चलो अब हम क्या करते हैं, गाउस के नियम से। नेक्स्ट क्या है इसमें, गाउस के नियम से। अच्छा गाउस का नियम तो आप सब जानते हैं, बता दो, रट जाना चाहिए अब तक तो। फाई ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, कंपैरिजन करेंगे किसका, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का। कंपैरिजन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समीकरण 1 व 2 की तुलना से। अब तुलना करना तो हमें आता है ना, कर सकते हैं ना, ये तो आसान सा काम है। तो E डॉट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे, E की वैल्यू कितनी आएगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट r स्क्वायर। सॉल्व करा तो क्या लिख दिया, k q अपॉन r स्क्वायर। सर आपने तो बिल्कुल बुद्धू बना दिया, काम तो वही किया हमने, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हो सकता है अगली कंडीशंस में चेंज हो जाए, है ना। अभी तक तो ध्यान रखना, फर्स्ट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होता है, रिजल्ट एज इट इज मिलता है, रिजल्ट एज इट इज मिलता है। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से सुनो, यहाँ पे चेंज क्या है वो सुनो। ये तो हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ क्यू, इन टर्म्स ऑफ क्यू तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जो हमने आवेश दिया क्या वो सतह पे आया है, नहीं आया ना, सतह पर थोड़ी आया वो आवेश, वो तो सब जगह वितरित है। अब जब आवेश सब जगह वितरित है तो हम बोलेंगे कि आपका आवेश है ना, वो कौन सा वितरण को शो कर रहा है, ये कर रहा है आयतनिक, क्या कर रहा है, आयतनिक। किसको कर रहा है, आयतनिक सतत आवेश वितरण को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है भाई, आयतनिक सतत आवेश वितरण को शो कर रहा है। बात समझ में आई क्या आपको, किसको शो कर रहा है, आयतनिक सतत आवेश वितरण को। और उसको हम रिप्रेजेंट करते थे किससे, रो से। किससे रिप्रेजेंट करते थे उसको, रो से। रो बनाने का चिन्ह है ये, ऐसे बनाते हैं, पी को थोड़ा सा फ्री हैंड से मूव करा दो रो। अब ये रो है, ठीक है, ये रो है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या होगा, इस रो की वैल्यू क्या होगी, इस रो की वैल्यू होगी Q अपॉन V, होगी ना, ये बात समझ में। अच्छा तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, आप कह दोगे सर रो इनटू V हो जाएगा। अच्छा ये V क्या है, तो V बोलोगे वॉल्यूम है, किसका, स्फीयर का। कितना होता है भाई, 4/3 पाई। R2, R किसका ले, ऑब्जेक्ट है जो लिखे यार हमने, आवेश किसको दिया है, इसको दिया है ना, 4/3 पाई R। क्या कोई बात समझ में अच्छे से, इसका मतलब ये हुआ कि हम Q का मान क्या रखेंगे, रो इनटू 4/3 पाई R3। समझ में बात, इसका मतलब E का मान अब देखो चेंज हो गया। E का मान क्या हुआ, ध्यान से देखो, K का मान रखो पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह हम क्या रखेंगे, रो। सबसे पहले तो हमने क्या रखा, रो रखा। अब रखा 4/3 पाई, तो 4 तो यहाँ लिख दिया, पाई यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 4/3 पाई R3, R3 की जगह रख दिया R, और नीचे क्या लिख दिया, स्मॉल r। अब देखो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो गए, है ना, बचा क्या हमारे पास, रो R3 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R, सॉरी
स्मॉल आर स्क्वायर। चेक करो, ठीक है। तो देखो अब यहां पर अंतर क्या आया, ये फॉर्मूला आया इन टर्म्स ऑफ, ध्यान रखना यहां पर ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिग्मा नहीं आएगा। सिग्मा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिग्मा तो सतत आवेश वितरण था, यहाँ तो आवेश का वितरण आयतनिक फॉर्म में हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। और जब आवेश का वितरण जब वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में होता है तो हम सिग्मा काम में नहीं ले सकते, हमें क्या काम में लेना पड़ेगा, रो काम में लेना पड़ेगा। और रो की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये मेजर डिफरेंस है इसमें, क्या वहां सिग्मा काम में लेते थे, यहाँ रो काम में लेते हैं, रो काम में लेने पर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति, जब बिंदु P गोले की सतह पर हो, अब जो सतह पर होगा ना तो आपको करना क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ को हटाना, इस गाउसियन पृष्ठ को यहां से हटाना है। अब बताओ कहां लगाएंगे इसको, आप बोलोगे सर इसी पे लगा दो, तो यही लगा दिया हमने, गाउसियन सरफेस ये लो है आपकी गाउसियन सरफेस बन गई इसी के ऊपर। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस नहीं क्या हुआ, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो गया। अब जैसे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हुआ, हम यहीं से डेरिवेशन में चेंज करते चले गए, ये बन गया कैपिटल R, ये बन गया कैपिटल R, यहाँ भी ये क्या बन गया कैपिटल R, यहाँ भी ये क्या बन गया कैपिटल R, यहाँ भी क्या बन गया ये कैपिटल R। ये डेरिवेशन आसान हो गया, रो r अपॉन 3 ये कहाँ आ गया, ये आ गया अपनी सतह पर। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया अच्छे से। देखो सतह पर क्या किया वो समझना ध्यान से, स्मॉल r इक्वल टू क्या कर दिया कैपिटल। अब सतह के अंदर देखते हैं, ये है जिसकी वजह से इसको बार बार पूछा जाता है ना?